दोस्तों, आज की ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके दिमाग में बस एक ही बात आएगी कि आखिरकार एक सरकारी पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति अपनी ही पत्नी को किसी और के हाथों दरिंदगी करने के लिए कैसे सौदा कर सकता है। तो ये जो आज की कहानी है, इसमें एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी की बोली लगाता है, अपनी ही पत्नी के साथ दरिंदगी करने के लिए अपने ही दोस्तों को उसके कमरे में भेज देता है। आखिरकार कैसे एक पति ही अपनी ही पत्नी के लिए इतना ज़्यादा दरिंदा बन गया। आखिरकार कैसे एक पति अपनी पत्नी को किसी और के हाथों नुचवाने के लिए तैयार कर हो गया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक सच्ची घटना के साथ। और इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, आहत करना कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। तो चलिए फिर कहानी को और ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बिजनौर। बिजनौर के अंतर्गत एक थाना लगता है, नागौर थाना। नागौर थाना में एक गांव है, मझोला गांव। मझोला गांव में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है और उस लड़के का नाम राकेश होता है। राकेश पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है और वो हर दिन स्कूल जाया करता था। इसी बीच उस लड़के की आँख एक 14 साल की लड़की के साथ मिलती है। उस 14 साल की लड़की का नाम प्रियांशी होता है और प्रियांशी से उस लड़के को प्यार हो जाता है। वो लड़का उस लड़की के प्यार में खो जाता है, या कहा जाए कि पागल हो जाता है। अब इन दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में लैला मजनू बने फिरते थे। अब ये जो लड़की है वो 14 साल की थी। अब उसकी उम्र 1 साल बाद जब 15 साल की हुई तो उस लड़के यानी कि राकेश की उम्र भी 19 साल की हुई। 1 साल के बाद राकेश उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिया। अब जो राकेश होता था वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। ये जो लड़की थी, ये लड़की की जो जात थी वो सबसे निचली जात थी, यानी कि वो लड़की एससी थी और ये जो लड़का था वो ओबीसी था। तो ये जो लड़का होता है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो लड़का देखते ही देखते यानी कि 1-2 साल के बाद उस लड़के की नौकरी लग जाती है। मतलब वो जो लड़का होता है वो लड़का एकेडमी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता था और क्योंकि वह लड़का पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था इसलिए उसकी नौकरी भी लग जाती है। उसकी नौकरी साइंस इंस्पेक्टर के तौर पर यानी कि सिपाही के पद पर उसकी तैनाती हो जाती है। अब उसकी पोस्टिंग जो होती है वो बुलंदशहर में हो जाती है। अब मतलब कि जब इस लड़के को नौकरी नहीं मिली थी तब ये लड़का इस लड़की से अक्सर, क्योंकि वो उसी गांव में रहा करता था, तो अक्सर मिलने के लिए बुलाया करता था। अक्सर वो लोग मिला करते थे, बातें किया करते थे और एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। ऐसे बहुत साल बीता, यानी कि जो लड़की थी वो 14 साल से कुछ 16 साल तक की हो गई। तब तक ये लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बनता रहा। उसके बाद वो लड़के को 20 साल की उम्र में नौकरी मिल गई। अब लड़के का ट्रांसफ़र बुलंदशहर हो गया था, मतलब उसकी पोस्टिंग। अब वो बुलंदशहर में रहा करता था, पर जब उसका मन किया करता तो कभी कभी वो
इस लड़की से मिलने के लिए भी आया करता था। इस लड़की से मिलता, क्योंकि अब उसको नौकरी मिल चुकी थी। तो अब पहले वो मिलने के लिए कहीं भी मिल लेते, गांव में किसी झाड़ी झंखार, कहीं भी खेत वगैरह में। पर अब लड़के को नौकरी मिल गई थी तो वो लड़की को होटल लेके जाया करता था। अब उसके बाद ये जो लड़की रहती है, उस लड़की के साथ अब वो होटल में शारीरिक संबंध बनाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लड़की बीच बीच में उस लड़के यानी कि राकेश से ज़िद भी किया करती थी कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। पर राकेश कहता कि अभी तुम नाबालिग हो और अगर मैंने तुमसे अभी शादी की तो मैं फंस जाऊंगा। इसके बाद ये जो लड़की होती है, जब वो 17.5 साल की होती है, तब वो राकेश को फ़ोन एक दिन लगाती है और कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा मचला रहा है। मचला। उसके बाद जब लड़की ने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो राकेश ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ छुट्टी लेकर के। उसके बाद राकेश छुट्टी लेकर के आता है, उस लड़की से मिलता है, उसको अस्पताल लेके जाता है, उसकी जांच कराता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये लड़की तो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता था कि मैं लगातार इसके साथ जब वो 14 साल की थी तब से अभी 17 साल तक जब वो हुई तब तक मैं उससे शारीरिक संबंध अक्सर बनाता था। तो उसे पता चल गया कि ये उसके ही वजह से हुआ है। उसके बाद वो उस लड़की को मनाता है कि हम तुम्हारा अबॉर्शन करा देते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाले हो तो अबॉर्शन क्यों कराना। तो वो लड़का कहता है कि अभी तुम 17 साल की हो, अगर तुम इस वक्त मुझसे शादी करोगी इस छोटी सी उम्र में तो मेरे ऊपर केस बन सकता है और गांव में तुम्हारी बदनामी भी होगी। ये बात सुन के लड़की मान जाती है और अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाती है। अब उस लड़की का गर्भपात कराया जाता है। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब रहती है। उसके बाद अब लड़की 18 साल की हो चुकी थी और वो अब राकेश पे दबाव बनाने लगी थी शादी करने के लिए। तो जो लड़का था वो जब अपने घर वालों से बात करता है तो क्योंकि लड़की बहुत ही ज़्यादा निचली जाति की होती है, एससी कास्ट की होती है, तो उसके घर वाले मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी किसी ऐरी गैरी के साथ थोड़ी ही कर देंगे, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की लाएंगे जो कि तुम्हारे बराबरी की होगी। अब जो लड़का होता है, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए अब वो लड़का भागकर शादी करने का फैसला करता है। वो लड़का उस लड़की को भगा करके शादी कर लेता है। शादी वो ईसाई धर्म के हिसाब से करता है। अब वो दोनों पति पत्नी हो जाते हैं और अब जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है वो अपनी पत्नी को लेकर के यानी कि प्रियांशी को लेकर के अब वहीं पे रहा करता था। और चूँकि वो जो लड़की थी, जब उसके घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी प्रियांशी किसी लड़की के साथ में उसका अफेयर था और वो घर छोड़ के भाग गई है, तो उसके घर वाले भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। और उसके बाद ये जो लड़का था, लड़के के घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था कि उनके बेटे ने शादी कर ली है। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद जब उस लड़की की उम्र 24 साल होती है तो उसके घर वाले उसको ज़िद करने लगते हैं, उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि अब तुम्हें शादी करना चाहिए। तो वो लड़का जब परेशान होता है तो घर वालों को पूरी बात बता देता है कि मैंने शादी कर ली है। अब जब उसके घर वाले पूछते हैं कि तुमने शादी कब की और किससे की, तो वो सब कुछ बता देता है कि मैं उसी लड़की से शादी किया हूँ जिससे मैं प्यार करता था। अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये बात सुन के। उसके बाद अब जब इसको छुट्टी मिलती है तो वो जब घर पे पहुंचता है अपनी पत्नी के साथ, तो उसकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और उसके घर वाले कहते हैं कि हमें दहेज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, इस लड़की को बोलो कि वो अपने घर वाले से 5 लाख रुपए दहेज हम लोगों को दे, हम लोगों को बस दहेज से मतलब है। अब ये जो लड़का था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस लड़की से और उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया।
अब वो लड़के को घर वालों की बात सही लगने लगी कि अगर मैं किसी और लड़की से शादी करता तो मुझे गाड़ी भी मिलती, कार भी मिलती और पैसे भी मिलते। और अब मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं गाड़ी ख़रीद पाऊँ। मेरी तनख्वाह तो बस 10 लाख रुपए ही है और गाड़ी कम से कम 15 से 16 लाख की आएगी। तो मैं कैसे ले पाऊँगा? अगर मैं किसी और से शादी करता तो मेरे पास आज गाड़ी भी होती। अब उसका दिमाग डाइवर्ट हो चुका था और अब वो भी अपनी पत्नी को परेशान किया करता था, प्रताड़ित किया करता था और उसके घर वाले भी उस लड़की को बहुत तंग किया करते थे। अब वो लड़की सब कुछ सह रही थी क्योंकि वो लड़की अपना घर छोड़ के आई थी, अपने घर वालों की इज्जत को उछाल कर आई थी, तो अब वो घर पे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब उसके बाद ये जो लड़का था, अब ये अपनी पत्नी को लेकर गया वापस से जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी। अब ये लड़के के दिमाग में यही बात चल रही थी कि काश उसने अपने घर वालों की बात मान ली होती तो आज उसके पास गाड़ी, घर और पैसा सब कुछ होता। अब वो सोचता है कि मैं इस लड़की से बदला लेके रहूँगा और अपना पैसा भी इससे निकलवा के रहूँगा। अब एक दिन ऐसे ही उस लड़के के दो दोस्त यानी कि विनय और आलोक उसके घर पे पहुँचते हैं। उसके बाद जब उसकी पत्नी यानी कि राकेश की पत्नी आती है वहाँ पर पानी लेकर के, तो जो उसमें से एक दोस्त होता है आलोक, वो कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से लाया तुमने ऐसी पत्नी? तो जो राकेश होता है वो कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो कहता है आलोक हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, कि अगर मेरी ऐसी पत्नी होती तो मैं उसके लिए जितने चाहे पैसे खर्च कर देता, और अगर मुझे ऐसी लड़की से शादी करना हो तो मैं ऐसी लड़की पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर दूँ। अब जब ये बात राकेश सुनता है तो वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इससे अब रकम अपनी निकलवा के रहूँगा। अब वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी पत्नी पसंद आई? तो आलोक कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा। तो राकेश कहता है कि तुम्हें अगर मैं अपनी पत्नी दे दूँ एक रात के लिए तो तुम कितनी बोली लगाओगे? अब क्योंकि आलोक सोचता है कि कोई अपनी पत्नी के लिए ऐसी बात कैसे कर सकता है, वो अचंभा रह जाता है और फिर वो सोचता है कि शायद ये मजाक कर रहा है। तो आलोक भी मजाक मजाक में कहता है कि तुम जितनी बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अब जो राकेश रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं एक रात के लिए अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेजूंगा और उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब जो आलोक होता है उसे अभी भी वो मजाक ही लग रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब जो राकेश होता है वो उससे पैसे बोलता है कि ठीक है, अभी कुछ देर में रात होने वाली है तो मुझे पैसे अभी दे दो। अब आलोक सीरियस हो जाता है और अब वो पैसे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो राकेश होता है वो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ एक रात के लिए सोना होगा, जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है और अब मैं तुमसे उसकी वसूली करके रहूँगा। उसके बाद वो अपनी ही पत्नी का सौदा करता है और अपनी ही पत्नी को वो राकेश के कमरे में, और वो अपनी ही पत्नी को, माफ़ी चाहती हूँ, वो अपनी ही पत्नी को आलोक के कमरे में भेज देता है। फिर आलोक उसकी पत्नी के साथ यानी कि प्रियांशी के साथ सारी रात भर शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ दरिंदगी, हैवानियत दिखाता है। उसके बाद ये जो उसकी पत्नी होती है वो बेचारी फंस चुकी थी। अब वो करे भी तो क्या करे, ना तो वो वापस घर जा सकती थी, ना तो वो अपने पति को कुछ समझा सकती थी जो कि उसकी ही सौदेबाजी कर रहा हो। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखते ही देखते ये जो राकेश था वो ग्राहकों की लाइन पे लाइन लगाने लगा था। अब वो और भी ग्राहकों की लिस्ट लाया करता था और अपनी पत्नी को भेजा करता था उनके साथ संबंध बनाने के लिए, और उसके बदले में वो अच्छी खासी रकम लिया करता था। क्योंकि उसकी पत्नी दिखने में बहुत खूबसूरत थी तो लोग जितनी भी वो पैसा मांगता, लोग वो पैसा दे दिया करते थे। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब उसकी पत्नी परेशान हो गई कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। अब उस पत्नी ने सोचा कि मुझे अपने पति के खिलाफ़ कंप्लेन करनी चाहिए, पर वो सोची
कि मेरा पति तो खुद एक थाने में अधिकारी है, उसकी बात लोग सुनेंगे, भला मेरा बात कौन सुनेगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए वो अपने पास के ही थाने में एसएचओ के पास गई और उसने अपनी सारी आपबीती बताया, सारी बातें बताई। एसएचओ जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और एक सरकारी पद पे रह रहा अधिकारी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जो एसएचओ होते हैं वो कार्रवाई करते हैं, उसके पति को अरेस्ट करते हैं और उसके घर से बहुत सारा कैश भी बरामद करते हैं। उसके बाद अब ये जो है राकेश, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सस्पेंड करने के बाद ये जो पैसे होते हैं वो उस लड़की को दे दिया जाता है जो उसकी ही कमाई के होते हैं। और अब इस केस में कार्रवाई चल रही है, देखते हैं आखिर उसको क्या सज़ा मिलती है। और ये जो लड़की है शायद इसके पति की जगह पे नौकरी भी दी जा सकती है। और बस इस कहानी को, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस या आहत पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था और सचेत करना था। और ये जो लड़की है, अगर समाज में हर लड़कियां इतनी ही बहादुर बन जाएं जैसे कि प्रियांशु ने इतनी बहादुरी का काम किया, तो आज समाज बदल जाएगा, समाज से घटनाएं कम हो जाएंगी। वरना और सारी लड़कियां तो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती हैं, वो आत्महत्या का रास्ता अपनाती हैं। पर हर लड़की को अपने खिलाफ जो जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। हर लड़की को प्रियांशी की तरह ही बहादुर बनना चाहिए और अपनी बहादुरी दिखाना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। तो मेरा चैनल ये नया है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।